हेलो इग्नू स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और सॉल्व असाइनमेंट के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सॉल्व असाइनमेंट है MPS 002 जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिनका विषय है MPS कोर्स जो कर रहे हो इग्नू से, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देख ले। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे ही लाई गई है क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर एक अच्छी क्वालिटी का उन्हें असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि जो उनको मार्केट में असाइनमेंट्स मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी के हैं, ना ही उनमें अच्छे कंटेंट दिए गए हैं, ना कंटेंट की लेंथ है और वाटरमार्क इतना ज़्यादा भरा गया है कि स्टूडेंट्स को कंटेंट देखकर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। और जिनको वो असाइनमेंट ठीक लगता है तो वो लिख सकते हैं, आप स्टडी कर लीजिए दोनों को। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो असाइनमेंट्स बेटर है या बेटर है, आपको ये डिसाइड करना है। आप स्टडी करेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इस असाइनमेंट्स की डिटेल को और उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्याएं हिंदी मीडियम का ये असाइनमेंट और सेशन जुलाई 2022 और जनवरी 2023 सेशन के लिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन को समझ लेते हैं सबसे पहले। तो जुलाई 2022 सेशन वाले स्टूडेंट्स को इस असाइनमेंट्स को 31 मार्च 2023 तक सबमिट करना होगा और वहीं जनवरी 2023 वाले स्टूडेंट्स को 30 अक्टूबर 2023 तक इसे सबमिट करना है। इस डेट में आगे आपको चेंजेस देखने को मिल सकती है क्योंकि असाइनमेंट सबमिशन की कोई एक आखिरी डेट नहीं होती। यहाँ 2 से 3 बार डेट को जरूर एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि जो आपको फर्स्ट ऑफिशियल डेट दी गई है इसी में आप सबमिट करें। और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है ताकि आप डिफरेंट सर्विसेज का आप पे करके आप उनका लाभ उठा सके। चाहे अगर आपको सॉल्व PDF परचेज करनी हो, हैंड रिटन हार्ड कॉपी परचेज करना हो या एग्जाम्स के लिए नोट्स लेना हो, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आप पे करके उनको परचेज कर पाएंगे PDF के रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सही है, 2022 और 2023 का है और यहाँ 2 भागों में आपको कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और इस PDF में भी हम आपको 5 सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगा जहां से आप MPS 1 से लेकर MPS 4 तक के असाइनमेंट्स को हिंदी मीडियम में कंप्लीट देख पाएंगे। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का कंटेंट के साथ आपको ये असाइनमेंट्स मिलेगा। तो इसमें जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है वो लिया है वर्तमान विश्व में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना किस प्रकार होती है, सबसे पहले तो इसका उद्देश्य था कि किस प्रकार से जो विश्व में विश्व युद्ध हो रहा है या विश्व युद्ध के टाइम की बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसी समय इसकी नींव रखी गई थी ताकि विश्व में शांति स्थापित की जा सके और ऐसे भयावह विश्व युद्धों से बचा जा सके। तो ये इसका कोर कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे कि इसके उद्देश्य क्या थे। ये देखिए बात, सबसे पहले तो इसका एक ही उद्देश्य था कि युद्ध को रोका जाए, लेकिन जैसे जैसे इस संस्था में परिवर्तन होते गए, आधुनिक विचारधाराएं इसमें ऐड होती गई, समस्याएं और आती गई, तो इसमें और भी उद्देश्य शामिल होते गए, जिसमें से आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना है, ठीक है, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक शैक्षणिक समस्याओं को सुलझाना था, मानव जाति का उन्नति था और बीमारी और महामारियों से किस प्रकार से निपटा जाए। तो ये सारी कॉन्सेप्ट थे, इनको आप लिखेंगे। मैंने पॉइंट्स में इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, तो इसको आप देख लेंगे। और इसके बाद आपका मेन आंसर लिखना है आपको कि वर्तमान विश्व में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे मैंने इसका बिल्कुल लेटेस्ट जो है आंकड़े के साथ में, इसको लेटेस्ट कंटेंट के साथ में इसको अपलोड किया है कि किस प्रकार से हमें अब संयुक्त राष्ट्र में देखिए चेंजेस आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में देखेंगे तो आप जो वीटो पावर रखने वाले जो सदस्य हैं वो केवल 5 ही देश हैं जो कि इसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब भारत के द्वारा ही नहीं, अन्य विश्वों के द्वारा भी मांग की जाती है कि इस संगठन में परिवर्तन की आवश्यकता है। कुछ और सदस्य, खासतौर से भारत को इसमें जरूर एक स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और इसकी एक सबसे बड़ी कमी ये भी बताई गई है कि बहुत हद तक क्या, ये काफ़ी मतलब बिल्कुल टोटली युद्ध को रोकने में ये असफल रहा है। इसकी स्थापना भले ही युद्धों को रोकने के लिए हुई थी, लेकिन हम हाल फिलहाल में देखें तो हमें आसपास के देशों में इतने युद्ध देखने को मिले हैं, आतंकवादी घटनाएं देखने को मिली है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें फेल हो रहा है, वो बिल्कुल इस तरीके से इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आप आंकड़े इसमें लिख सकते हैं। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट हमने यहाँ ऐड ऑन किया है कोविड सिचुएशन को लेकर कि कैसे संयुक्त राष्ट्र संगठन जो था इसमें भी उसने कोई रचनात्मक योगदान नहीं दिया, क्योंकि कोविड के लिए सभी विश्व ने ये माना कि और जाना कि चीन के द्वारा इसका
कैसे फैलाव किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन पे कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको दोषी तक नहीं ठहराया। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को परिभाषित कीजिए और राष्ट्रीयवाद किस प्रकार से आतंकवाद का मूल बिंदु बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आतंकवाद का अर्थ क्या है, आतंकवाद होता क्या है, और उसके बाद बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में कुछ और सब हेडिंग्स आ जाएंगी। इसकी आपको बताना है कि क्या उद्देश्य होते हैं इनके समूहों के और किस प्रकार की ये गतिविधियों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे ये अपनी प्लानिंग वगैरह करते हैं, या जो भी आत्मघाती हमले करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। फिर इस आंसर का मेन हेडिंग आता है राष्ट्रीयवाद और आतंकवाद। तो यहाँ आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे आतंकवाद जो है टारगेट करता है राष्ट्रवाद को। अगर कोई देश राष्ट्रवादी रूप से कमज़ोर है या उसमें एकता नहीं है तो उस देश को तोड़ना इन आतंकवादियों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उस देश को टारगेट करते हैं और केवल देश ही नहीं, ऐसे व्यक्ति चाहे वो नेता हो या आम जनता हो, जो भी राष्ट्रवादी है उनको ये आतंकवादी लोग हमेशा टारगेट करने की कोशिश करते हैं, उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं। तो राष्ट्रीयवाद को देखिए टारगेट करता है आतंकवाद, हमेशा राष्ट्रीय प्रतीकों के ऊपर हमला करेगा, राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर हमला करेगा और उस देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, ये जो असाइनमेंट्स है ये केवल असाइनमेंट्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर स्टडी करेंगे। इसलिए मैं आपको ये डीपली समझाते हुए चल रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है और इसमें आपको लिखना क्या है। अगला क्वेश्चन आता है, निर्जातीयता क्या है, निर्जातीय युद्धों के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसके ऊपर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में और असाइनमेंट्स में लगातार 4-5 सालों से पूछे जा रहा है। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने में स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये हो जाता है कि वो इसी चीज़ को नहीं समझा पाते कि निर्जातीय और संजातीयता क्या है। वो कोई स्टूडेंट्स दोनों को अलग अलग समझते हैं, ये एक समझते हैं, इसमें आप कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से एक आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। और यहाँ भी बता दूँ, निर्जातीय और संजातीय देखिए एक ही होते हैं, तो इनका एक अलग भाषा, संस्कृति या इनका एक समुदाय होता है जो अन्य समुदायों से डिफरेंट होते हैं। तो इसको आप सिंपल में समझ लीजिए कि ये निर्जातीय है। इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इनकी क्या विशेषता है, ये सब आप बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इनके पहचान के लिए ये युद्ध क्यों करते हैं, तो युद्धों के क्या कारण होते हैं इनके। तो इनको डर रहता है कि इनकी पहचान खो जाएगी और आत्मसातकरण का भय होता है इनको। अपेक्षित वचन या भेदभाव समझते हैं कि भेदभाव होगा हमारे साथ, और विवशता का भाव होता है, जिनकी वजह से ये आंदोलन करते हैं। फिर इसमें हमने निष्कर्ष को भी ऐड किया है। देखिए, ये आप पूछ सकते हैं कि सभी क्वेश्चंस में आपको यहाँ निष्कर्ष या भूमिका इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दी गई है। देखिए, जहाँ पे नेसेसरी है, जहाँ आवश्यक है जिस क्वेश्चन में, वहाँ हमने ऐड किया है। और अगर आप लिखना चाहें खुद से तो सभी क्वेश्चनों में ऐड कर सकते हैं, सिवाय शॉर्ट नोट्स को। शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन में आपको इंट्रो या फिर कंक्लूजन नहीं लिखना है। ठीक है, आप जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है उसी में लिखेंगे, और आप एक कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन को भी, किसी भी क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि खुद से आप उसे कैसे लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है यथार्थवादी सिद्धांत और लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का यथार्थवादी सिद्धांत क्या कहता है और लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत क्या कहता है, इसको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। इसको भी आप देख लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ से आप बाकी असाइनमेंट्स के वीडियोस को भी देख पाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को इस असाइनमेंट का हैंड रिटन हार्ड कॉपी का ऑर्डर देना हो तो वो भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण, और इसका पार्ट खा 9 उदारवाद क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का 9 उदारवादी सिद्धांत इसमें आपको बताना है। और इस प्रकार से ये सभी हमारे 5 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।